नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी में क्या अंतर लगता है आपको? आपका छात्र जीवन कैसा रहा? पढ़ने में मन लगता था कि वहीं से विचारधारा शुरू हो गई कि हमें राजनीति करना चाहिए? आप एक शब्द में इतना ही से जान लीजिए। पहले आप लोग माले पार्टी में थे, ठीक? फिर ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आप लोग जदयू में गए? क्या विचारधारा बदल गया या काम करने का प्लेटफॉर्म चेंज करना जरूरी लगा? तो फिर मित्र है तो चुनाव का हड़वा दिया आप लोग। चुनाव लड़ना और मित्रता अलग बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ भारत शो में। आज हमारे साथ है जीरादेई के जदयू विधायक विषम प्रताप कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे छोटे से शो में। आपको भी मेरे तरफ से स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जीरादेई के महान जनता का भी अभिनंदन है कि जिन्होंने ये 18वीं विधानसभा चुनाव में हमें वहाँ से मौका दे करके जीरादेई का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। सर शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहाँ से हर कहानी की शुरुआत होती है। बचपन में विषम प्रताप कुशवाहा जी कैसे थे? शांत, शरारती या लीडर टाइप? जैसे जहाँ तक हमें याद है, हम बचपन में जब हम स्कूल में दाखिला लिए तो 1 से लेकर के हाई स्कूल तक तमाम परीक्षाओं में हम फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण हुए। और उसके अलावे जो भी स्कूल में प्रतियोगिताएं होती थी, वो चाहे कबड्डी हो, दौड़ हो या कोई सभा संगोष्ठी हो, उसमें भी हमारा पार्टिसिपेट होता था। और उसमें भी हमको जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो इनाम की राशि जो रखी जाती थी, उसमें हमें पहला इनाम मिलता था। तो पढ़ाई के अलावे खेल में भी हमारी रुचि थी और उसमें हम अव्वल आते थे। आपका छात्र जीवन कैसा रहा? पढ़ने में मन लगता था कि वहीं से विचारधारा शुरू हो गई कि हमें राजनीति करना चाहिए? पढ़ाई हमारी मैट्रिक करने के बाद जब हम इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किए तो उस समय सिवान में भाकपा माले का आंदोलन चल रहा था। उसका केंद्र था दरौली और मैरवा के भी कुछ छिटपुट गांव थे। उस दौर के जो पार्टी के भाकपा माले के संस्थापक थे उत्तर बिहार के, वो आज के जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और हम लोगों के नेता रमेश सिंह कुशवाहा जी थे, जिनके नेतृत्व में वहाँ गरीबों के आवाज़ के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए भाकपा माले के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। तो हम इनको देखे नहीं थे, लेकिन नाम सुनते थे कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम लोग भी जो देखते थे अपने अगल बगल, तो हम लोगों को लगता था कि जो समाज में जो ऊंच नीच है, कुरीति है और जो उत्पीड़न है, उसके खिलाफ जो ये लड़ाई हो रही है, ये अच्छा है। और इससे हम लोग माने प्रभावित होते थे कि यह काम अच्छा हो रहा है। उसी क्रम में हमको याद है कि 92 के दौर में हमारी इनसे मुलाकात हुई, तो उनसे प्रभावित होकर के हम माले के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। अच्छा सर, अभी आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? अब तो नहीं होते तो निश्चित ही और पढ़ाई करते और उसी में, लेकिन मन था जैसे सामाजिक लड़ाई में, सामाजिक बदलाव के लड़ाई में हम शुरू से ही रुचि रखते थे। जब बहुत छोटे थे गांव में, तो गांव के बहुत सारे जो विवाद होते हैं, जो आपसी जो तनाव होते हैं गांव में, तो वो हम लोग को रुचि थी। हम लोग एगो कमेटी बना करके, टीम बना करके उनको हल करने का प्रयास करते थे। या बहुत सारे गरीब गुरबा परिवार था जो सक्षम नहीं थे, तो किसी तरह की उनकी परेशानी होती थी, शादी हो, ब्याह हो या उनके यहाँ कोई बीमार हो, तो हम लोगों की तरफ से जितना बन सकता था तो हम लोग एगो टीम बना करके करते थे, रुचि रखते थे। उस समय जो हम लोगों की स्थिति थी उतना ही करते थे, लेकिन ये था ताकि लोगों का एक माने समाज सेवा करना चाहिए, तो रुचि तो इसी में था। और उसी आधार पर हम माले की तरफ मुखातिब हो गए
और उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जो है तो हम लोगों के जो आज के नेता हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनकी धर्मपत्नी आज सिवान की लोकप्रिय सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तो इन लोगों से काफ़ी हम प्रभावित हुए, जिसके चलते हम वहाँ चले गए। अच्छा सर, वो कौन ऐसा समय था, कौन ऐसा साल था जब आपको लगा कि अब जनता की सेवा करने के लिए हमें जनता के बीच उतरना चाहिए? 91-92 की बात है, और कुछ घटनाएं हमारे अगल बगल जो हुई और जो हम सुनते थे देखते थे कि बहुत सारे जो समाज के वंचित लोग हैं, जो समाज के सबसे कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, एक खास वर्ग के जरिए उत्पीड़न होता था। तो हमें लगता था कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस समय सरकारें भी जो थी वो जो है सरकारें उस समय की अच्छा से न्याय नहीं कर पा रही थी। तो एक दिमाग में था कि उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उन लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो उसी 91-92 के पीरियड में हमने निर्णय ले लिया कि हम ये जो संगठन ज्वाइन करेंगे, और उसमें प्रभावित होकर के हम ज्वाइन कर लिए। राजनीति की शुरुआती स्ट्रगल कैसा रहा? कभी ऐसा लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए? नहीं, जैसे हम लोग जब माले में गए तो लगातार जो भी गरीबों का जो इशू था, जो हक अधिकार की बात हो या न्याय की बात हो, उसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद जब माननीय नीतीश कुमार जी का दौर आया, जो आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन्होंने लगातार 20 वर्षों तक बिहार की सेवा की है, तो वहीं 2005 का जो दौर था, जिसमें जनता ने, बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को मौका दिया, तो जिस समय उनको मौका मिला तो बीमारू राज्य था बिहार, और बहुत ही अराजक स्थिति में बिहार था। कोई कानून व्यवस्था या कोई डेवलपमेंट का कल्पना नहीं कर सकता था। लोग निराश हो चुके थे कि इस दौर, माने जो बिहार का जो दौर था, इस दौर से बिहार निकलेगा कैसे। लोग नाउम्मीद थे, लोगों को लगता था कि कैसे होगा, अराजक स्थिति थी, कोई कानून, कोई का एथी नहीं था। उस स्थिति में जब नीतीश कुमार जी के हाथ में लोगों ने सत्ता की चाबी सौंपी, जनता ने जो जनादेश दिया और इनके करिश्माई नेतृत्व में अचानक माने लोगों का एक उम्मीद दिखने लगा। तो जो लड़ाई भाकपा माले के जरिए हथियार बंद हो रही थी, हिंसात्मक हो रही थी, उन्होंने बिना हिंसा के अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलना शुरू किया, और न्याय के साथ विकास का इन्होंने नारा दिया, कानून का राज स्थापित किया, जीरो टॉलरेंस की बात हुई, और तमाम क्षेत्रों में लगातार विकास होते गए। बिहार अचानक बदलने लगा, और हर क्षेत्र में सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं है, कानून व्यवस्था तो सुधरा ही, बहुत सारे जो बुनियादी काम थे जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए, उसकी शुरुआत उन्होंने किया। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने लगे तो उसी में हम लोगों का टाइम समाप्त हो जाएगा। आप एक शब्द में इतना ही से जान लीजिए कि जो भी आज बिहार में दिख रहा है, वो जिस क्षेत्र में, वो चाहे छात्र छात्राओं का उत्थान की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या बिहार की बदलाव की बात हो, और समाज के निचले तबके को, अति पिछड़ा को मुख्य राजनीति के मुख्य धारा में लाने की बात हो, उन तमाम चीज़ों का श्रेय माननीय नीतीश कुमार को जाता है। तो इनके कार्यवाहियों से, इनके कामों से प्रभावित होकर के, जिस काम के लिए हम लोग रातों दिन लड़ रहे थे जनता के बीच, उस काम को इन्होंने आसान बना दिया अपने कार्यनीतियों के चलते, न्याय के साथ विकास के चलते। इन्होंने समाज के सभी तबकों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, और जो एक सामाजिक तनाव था बिहार में,
बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, इन तमाम चीज़ों को वो अपने कार्यवाहियों से, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त किया। तो उनसे प्रभावित होकर के हम लोग उस समय जो हम लोगों के नेता हैं आज, रमेश सिंह कुशवाहा जी, वो भी उनके साथ, क्योंकि उनसे ज़्यादा हम प्रभावित रहे हैं, तो उन्होंने जो भी पॉलिटिकल निर्णय लिया है लगभग उनके निर्णय में हम साथ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को में हम लोगों को काम करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग जो उस समय पार्टी का, अभी समता पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद जदयू बना, तो हम लोग उस माने पार्टी से प्रभावित होकर के उसमें हम लोग शामिल हो गए। अच्छा सर, एक और सवाल है जो जनता हमेशा जानना चाहती है और एक यूथ होने के नाते हम भी जानना चाहते हैं। पहले आप लोग माले पार्टी में थे, ठीक, फिर ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आप लोग जदयू में गए? क्या विचारधारा बदल गया या काम करने का प्लेटफॉर्म चेंज करना जरूरी लगा? नहीं, उसमें मेरा जो अपना समझ है कि जो लड़ाई भाकपा माले या बिहार के तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हिंसात्मक तरीके से कर रहे थे, जिसमें रिजल्ट कम, हिंसा ज़्यादा होती थी, जिससे दोनों वर्ग के लोग परेशान होते थे, एक जो विभाजन था, उन तमाम कामों को माननीय नीतीश कुमार जी के जरिए सौहार्द वातावरण में जब होने लगा, तो मेरे कहने का मतलब कि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं वो चीज़ें आपको हो जाए, तो फिर मतलब का रह गया। तो जो काम यहाँ बिहार में जो भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, माले हो चाहे अन्य पार्टियाँ, जो काम वो उन्होंने हिंसात्मक तरीके से करने का प्रयास किया, कोशिश किया, हुआ तो नहीं, लेकिन नुकसान उसका ज़्यादा हुआ। वह काम आसानी से माननीय नीतीश कुमार जी कर दिए, तो फिर उसका मतलब कोई नहीं रहा। तो वैसा नहीं है कि, और रह गया सवाल विचार का, तो जिस विचारधारा की लड़ाई माले उस समय लड़ रहा था, उसका थीम यही ना था कि गरीबों को मुख्यधारा में लाया जाए, सामाजिक उत्पीड़न जो हो रहा है उसको ठीक किया जाए, न्याय के साथ विकास किया जाए। तुम तमाम चीज़ों को तो हल कर दिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, तो फिर वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा, जब आप लोग पार्टी चेंज किए तो पुराने साथियों की तरफ से कॉल नहीं आया कि आप लोगों ने गलत फैसला ले लिया? पुराने साथियों को हम लोगों ने समझाया कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप चलिए, तो आप देखिएगा कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे या भाकपा माले के लोग थे, वो तमाम लीडर कुछ रह गए। उसका जो जनाधार था, जो उस समय माले को मजबूत करता था, जो जनाधार, उस सब लोग स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। उनका पूरा माले का जनाधार, कम्युनिस्ट पार्टियों का जनाधार था नीतीश कुमार जी के जदयू के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग रह गए तो एक तरह से कहे तो संकीर्णता में रह गए, कोई माने मतलब कुछ कर नहीं पाए। इसलिए नहीं कर पाए कि जो काम नीतीश कुमार ने कर दिया वो उनसे संभव नहीं था, तो नीतीश कुमार जी कर दिए, तो लोग जनता दल यू के साथ लोग आ गए, बिहार की पूरी जनता। सर, एक सवाल जो जनता अक्सर नोटिस करती है, जैसे आप हैं और सिवान के सांसद पति है रमेश सिंह कुशवाहा और अभी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आप दोनों लोग हमेशा साथ में दिखते हैं, तो क्या ये बस संबंध राजनीतिक वाला है या राजनीतिक से बढ़ के पारिवारिक भी संबंध है? कुछ पारिवारिक संबंध भी है और राजनीतिक संबंध भी है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले में भी रहे, तो उस समय वो केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे और हम राज्य कमेटी के सदस्य थे, अलग अलग पार्टी से उसी पार्टी में। अच्छा, वो सिवान के जिला प्रभारी थे, तो हम सिवान के संगठन सचिव थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ मतलब एक कोई रिश्तेदारी या कोई सामाजिक संबंध था, एक पॉलिटिकल भी था, और लगभग हम लोगों का दोनों आदमी का स्टैंड आपस में मिलता जुलता था। तो उसमें हमारी अपनी क्षमता थी, उनकी अपनी क्षमता थी, उनका एक मार्गदर्शन भी था। तो हम लोग उस पार्टी में भी साथ रह करके अपने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निर्वहन करते थे। और आज हम लोग यहाँ इस पार्टी में हैं,
तो इसमें भी साथ रहना गुनाह नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे देखिएगा कि एक ही दल में लोग रहते हैं और एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप देखिएगा कि मेरा ही नहीं, पूरा सीवान का जो जदयू का टीम है और जो भी विधायक वहाँ जीते हुए हैं, या संयोग से वहाँ जनता दल यू के एक प्रत्याशी थे जीसू सिंह उर्फ विकास सिंह, हाँ, वो बहुत कम अंतर से हार गए। आज हम लोग के वहाँ सीवान के जिला अध्यक्ष भी हैं। हाँ, तो हम ही नहीं, सब लोग एक साथ रहते हैं और कोई भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो वहाँ पूरा टीम के साथ हम लोग जाते आते हैं। तो ये तो अच्छा परंपरा है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बहुत बात सारे है। देखिएगा पार्टियों में कि एक ही पार्टी में लोग रहते हैं और माने बातचीत तो दूर का छोड़ दीजिए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। हाँ। इसके जरिए माहौल ये तो हम लोग के यहाँ सीवान से अन्य जिला में अन्य पार्टियों को सीखने की जरूरत है बिल्कुल। कि एक पार्टी में हैं और विभिन्न पदों पर हैं, लेकिन एक साझा कार्यक्रम है जो हम लोग एक साथ करते हैं। तो इसके जरिए जनता में भी अच्छा मैसेज आता है कि अगर पूरे बिहार में एक मैसेज है कि सीवान में जो जनता दल यू है एकजुट है, मजबूत है और एक साथ हम लोग का कार्यक्रम होता है। अच्छा, रमेश सिंह कुशवाहा जी का नाम आया तो एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे उनका नाम हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे लोकसभा जीते उसके बाद लोग उनको बाहुबली कहते हैं, और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद लोग उनको किंग मेकर कहते हैं। ठीक, जैसे 7 सीटें जितवाए उन्होंने। तो आप बताइए कि सीवान का असली बाहुबली कौन है? देखिए, इसमें बाहुबली की कोई बात नहीं है। हम लंबे समय से रमेश सिंह कुशवाहा जी को जानते हैं और उन्होंने जिस दल में भी रहे, भाकपा माले में भी रहे, तो वहाँ भी पूरी ईमानदारी से उस पार्टी के लिए जितना दिन तक रहे उस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले गए। और आपको याद नहीं होगा लेकिन हम बता देना चाहते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 95 में माले वहाँ 2 सीट जीता था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले संगठन में जब आए तो यहाँ भी पूरे मजबूती से लगे। इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उन पर भरोसा करके उनके अनुशंसा पर सीवान में जनता दल यू का टिकट जो है 4 जो टिकट मिला था वो उनके अनुशंसा पर पार्टी ने दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी, इन सभी लोगों ने भरोसा जताया रमेश सिंह कुशवाहा पर, विश्वास किया और इनके अनुशंसा पर पार्टी ने हमारे जैसे साधारण आदमी को, बढ़हरिया में इंद्रदेव भाई ऐसे कर्मठ आदमी को, गोरिया आपको रघुनाथपुर में पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जीसू भाई, उनको, महाराजगंज में जो हमारे विधायक हैं हेमनंद जी को पार्टी ने टिकट दिया। उसमें अनुशंसा था रमेश जी का, भरोसा किया पार्टी ने। उसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोग 3 सीट जीते जदयू से, 1 सीट पर थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़ी से हम लोग हार गए, लेकिन 8 में 7 एनडीए वहाँ से जीता। और उस जीत में अब वहाँ रमेश सिंह कुशवाहा जी का अहम योगदान था, इसलिए कि 2020 में स्थिति थोड़ा सा विपरीत हो गई थी एनडीए के लिए। इस बार स्थिति बहुत बेहतर रही एनडीए के लिए। तो यह जीत जो है, तय बात है कि जो सेनापति युद्ध लड़ता है तो स्वाभाविक है कि जीत पर क्रेडिट उसको जाता है। तो तय बात है कि सीवान में जो जीत हासिल हुई एनडीए की, उसमें इनका बहुत बड़ा श्रेय है। अब इस नाते जो है वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, विभिन्न दल के हो सकते हैं, वो उनको कोई राजनीति का चाणक्य कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। तो यह उनकी उपाधि है, लेकिन हम लोगों के वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और रघुनाथपुर ही नहीं, सिवान ही नहीं, पूरे उस जोन में
सारण जो प्रमंडल है, उस प्रमंडल के एक बड़े नेता हैं और उनकी पहचान तो पूरे बिहार में है, लेकिन खास करके उत्तर बिहार में हर जिले के हर क्षेत्र में उनको पहचान है और उनको लोग जानते हैं, इसलिए कि उनका लगभग 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, जिसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है, जनता दल यू को मिल रहा है। अब थोड़ा हम यूथ के लेकर बात कर लेते हैं आपसे। आजकल के युवाओं को देख के सबसे बड़ा समस्या आपको क्या लगता है? आज शिक्षा के क्षेत्र में हम जो देख रहे हैं, माने बिहार एक मॉडल बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें भी सीवान एक मॉडल बना हुआ है। हाँ, अभी उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए फील्ड खाली है। अभी आप देखिएगा, एक हफ्ता पहले जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, सीवान के छात्रों ने परचम लहराया है। हाँ, हमने देखा, आप सभी लोग के घर जी, जा जाके शुभकामनाएं तो परचम लहराया है। तो यह जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में इससे प्रभावित होकर के अच्छा खासा युवा जो है सीवान के बीपीएससी यूपीएससी में आगे जाएंगे और सीवान एक मॉडल बनेगा। और साथ ही साथ आपको तो जानकारी होगा ही, अन्य राज्यों की तुलना में आज यूपीएससी बीपीएससी या अन्य जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उसमें बिहार अव्वल नंबर पर आ रहा है। तो एक सुनहरा अवसर भी है। सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है, तो आने वाले दिन में माने युवाओं का तो भविष्य बेहतर देखते हैं। सर, एक और सवाल, युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन स्पोर्ट्स के फील्ड में उन लोग को उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, अच्छी ग्राउंड की कमियां हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस मामले में जो पिछला हम लोग का विधानसभा का जो सत्र चला था, तो उसमें हम लोगों ने खेल मैदान के लिए प्रश्न उठाया था, क्योंकि स्वाभाविक है कि आबादी बढ़ी है। हाँ। और फील्ड वैसा रहा नहीं जहां बच्चे अपना प्रैक्टिस कर सके, तो उसके लिए खेल मैदान की चर्चा जो हम लोग किए थे। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी वहीं से आते हैं। आने वाले दिन में इस तरह की व्यवस्था बनेगी, क्योंकि हम लोग भी वहीं से आते हैं, हम लोग को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। जब खेल मैदान जब बनेगा, तो एक उन लोगों को सीखने के लिए एक स्थान मिल जाएगा। इस दिशा में सरकार का सोच है। अच्छा। और आने वाले दिन में इस तरह का होना चाहिए। विधायक जी डेवलपमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं? सिर्फ बड़े बड़े रोड बन जाना, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जाना, या एजुकेशन के क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाना? देखिए, विकास का मूल बिंदु एजुकेशन ही है। वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। आप देखिएगा कि हमारी जो सरकार है, शिक्षा के बजट जो है, शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, विकास के लिए सबसे बड़ा बजट, 1 नंबर का बजट शिक्षा का है। और उस दिशा में हर जगह जो है सरकार प्रयास कर रही है। आप देखिएगा कि हर प्रखंडों में, हर प्रखंड मुख्यालय में एक विद्यालय डिग्री कॉलेज बन रहा है, और उसमें माने कंप्यूटराइज सिस्टम जो है लग रहा है। जो अच्छे अच्छे जो कोचिंग सेंटर हैं नेशनल लेवल के, वहाँ ऑनलाइन कुछ खास छात्रों को, सिलेक्टेड छात्रों को हर प्रखंड मुख्यालय में ये व्यवस्था सरकार कर रही है, ताकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो आपको कोटा या दिल्ली अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने से वंचित रह जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था बिहार सरकार जो है हर प्रखंड मुख्यालय में करने जा रही है। उसके लिए एक विद्यालय को चुना गया है, हर प्रखंड में एक विद्यालय को। अच्छा। उसमें टोटल कंप्यूटराइज और जो भी सिस्टम होता है ऑनलाइन वाला, वो सब सिस्टम लग रहे हैं और आने वाले दिनों में ये शुरू होने वाले हैं। इसके साथ ही ये और बात है कि बहुत सारे प्रखंड हैं जिस प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तो लोग इंटर की पढ़ाई करके और पढ़ाई छोड़ देते थे मजबूरी में। अब यह मजबूरी नहीं रहेगी, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या खुल गए हैं, हर प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज खुल गए हैं, तो इससे और सुगमता बढ़ेगी। तो सरकार गंभीर है शिक्षा के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा हम कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लेते हैं आपसे। सर, जनता की अक्सर आरोप रहता है कि नेता लोग चुनाव के समय में ज़्यादा क्षेत्र में दिखते हैं और चुनाव बीतते वो गायब हो जाते हैं। इस आरोप को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमको तो ऐसा नहीं दिखता है,
इसलिए नहीं दिखता है कि हम पहले अपने ही से शुरू करते हैं। हम जितना चुनाव में घूमे थे उससे ज़्यादा चुनाव के बाद घूम रहे हैं। ये बातें हमने भी नोटिस किया, क्योंकि हमने आज से 3 महीना पहले हमने भैया से बोले थे आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपके पास 3 महीना बाद आप पटना आ रहे हैं, क्योंकि आप क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। जी, ये बातें तो मुझे भी समझ आया, लेकिन कुछ लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, उन लोगों के लिए मैं पूछा तो सवाल। हम यही मैंने राय देंगे, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने जब उन्हें चुनी है तो जनता के बीच जाएं, जनता की समस्याओं को सुने और जो उनके लेवल से हो सके वहाँ से करवाएं, और जो सरकार के लेवल से होना है वो सरकार के लेवल से करें। आपके विपक्ष के जो लोग हैं वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि भीष्म प्रताप कुशवाहा जी जो है वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, मीडिया में बाइट नहीं देते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा में क्या आवाज़ उठाते हैं? उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिएगा? सबसे पहले आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि जो पहला विधानसभा का सत्र चला, उस सत्र में हमने लगभग 1 दर्जन सवाल उठाया था, और उसमें जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे हैं, कोई ऐसी मांग नहीं है जो अछूती रह गई थी। वह हम आपको उपलब्ध करा देंगे उसकी कॉपी, इसीलिए हम लाइन बाय लाइन उसका जिक्र नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो भी जीरादेई की प्रमुख मांगे हैं या प्रमुख ज़रूरतें हैं जो जनता से जुड़ी हुई है, तमाम मांगों को हमने विधानसभा में उठाया था और उस पर लगातार हम उसको संज्ञान ले रहे हैं और उस दिशा में काम हो भी रहा है। अब रह गया कि मीडिया में आना नहीं आना, वो दूसरा मैटर है। जनता का काम हो रहा है और मीडिया हमसे, अगर कोई लोग हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो अगर हम उपलब्ध हैं तो उसको देने के लिए हम तत्पर हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा नया काम जो आपने जीतने के बाद अपने क्षेत्र में करवा रहे हो? अब मेरे लिए तो जो भी हो, मैंने जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए जीरादेई के लिए तो सब नया काम है। जैसे मैरवा में हमने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, तो वहाँ तो किसी भी तरह का बस स्टैंड मैरवा में नहीं है। जीरादेई विधानसभा का मुख्य शहर मैरवा है, तो वहाँ हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि मैरवा को अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया जाए, इसलिए कि स्वभावतः अभी वहाँ अंतर्राज्यीय बस स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि ईपी के बॉर्डर से लगा हुआ है और हमारे क्षेत्र के लोगों का उत्तर प्रदेश आना जाना ज़्यादा रहता है। एक ये उठाया। फिर हरराम ब्रह्म का जो स्थान है काफ़ी चर्चित है, गोरखपुर से लेकर के बनारस तक के लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा से लोग आते हैं, तो हमने उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। उसके बगल में हरिराम कॉलेज है, जो बाउंड्री वाल नहीं होने से वहाँ शाम को जो है मतलब अराजक लोगों का जमौरा लगा रहता है, तो उसके लिए भी उठाया था कि उसको बाउंड्री वाल कराया जाए। फिर एक कन्या विद्यालय है मैरवा में जो लंबे समय से एक किराए के मकान में चल रहा है, तो उसके लिए हमने ज़मीन उपलब्ध कराने की बात की थी। वह ज़मीन उपलब्धि हो गया है। फिर एक आप देखिएगा कि एक नहर है मैरवा से जो जाता है तियाए की तरफ, वो बड़ी नहर है, तो उसमें आगे उस नहर को चौड़ीकरण रोड बन गया है। इधर बाकी है तियाई पुल से आगे उधर चैनपुर की तरफ रोड चौड़ीकरण हो गया है। तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि जो बाकी बचा हुआ है रामगढ़ से लेकर के तियाए तक, अगर इसको भी चौड़ीकरण कर दिया जाता तो एक पैरेलल रोड हो जाता पटना आने जाने के लिए, दूसरा कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाता, तीसरा कि वो 4 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, इधर ईपी को जोड़ता है, उधर छपरा को जोड़ता है। तो हमने विधानसभा में उसका क्वेश्चन उठाया। हमको लगता है कि वो जिला का मांग होना चाहिए, हमने उसको उठाया था। फिर हरिराम जो हाई स्कूल है जिसमें तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियों का लगभग कार्यक्रम नेताओं का वहीं लगता है, लेकिन इधर जो 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि हर बरसात में इतना ना पानी भर जाता है जिसके चलते 3-4 महीना लबालब रहता है पानी। तो हमने उसको जीर्णोद्धार के लिए विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। ऐसे अनेकों सवाल हैं। एक आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए हमने उठाया था, जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो हम लोगों के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी के नाम पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो कागज में रह गया है, वो जीर्ण शीर्ण, उसका भवन सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो हमने उसका
ध्यान विधानसभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को आकृष्ट किया था कि उस वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया जाए। तो इस तरह के दर्जनों हमने सवाल उठाया था, जो सब नया है मेहरबानी जीरादेई के लिए। अगर ये सब हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, हमारे शो का एक छोटा सा सेगमेंट है, हम कुछ नेताओं का नाम लेंगे, आपको एक शब्द में बताना है कि उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, ठीक? पहला है अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा हम जिस पार्टी में पहले थे उसी पार्टी से पिछला बार चुनाव जीते भी थे और लंबे समय से उस पार्टी में हैं, तो उनसे कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, एक मित्र है। मित्र है, फिर मित्र है तो चुनाव का हड़वा दिया आप लोग? चुनाव लड़ना और मित्रता अलग बात है। जैसे अभी आपको हम बता दें कि हम लोगों के भाकपा माले के एक वरिष्ठ लीडर जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर रह चुके थे, नंदकिशोर प्रसाद जी, उनका निधन हो गया पिछले सप्ताह आपको वेदांता में। तो हम लोगों के पुराने मित्र रहे हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं। तो हम गया था मैंने उनके मैंने जो थी डेड बॉडी जो आई थी, तो उस पर फूल माल्यार्पण करने के लिए हमने माले के पार्टी कार्यालय पर गया था। तो यह बैरियर कोई कैसे रोक सकता है? दूसरा नाम है इंद्रदेव पटेल। इंद्रदेव पटेल हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोग दोनों आदमी अक्सर साथ ही मिलते हैं, विधानसभा साथ जाते हैं, वहाँ से साथ में आते हैं। रमेश सिंह कुशवाहा तो हमारे नेता हैं। हाँ। जीसू सिंह हमारे मित्र हैं और हमारे पार्टी के जदयू के जिला अध्यक्ष हैं और जब से उन्होंने कमान संभाला है पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। सदेव राम हमारे पुराने मित्र रहे हैं। भाकपा माले में लगातार कई बार विधायक रह चुके हैं, इस बार संजोग से हार गए। जो युवा आपको रोल मॉडल मानते हैं उनके लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहिएगा? हम उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे तरह से मन लगा करके आप पढ़ाई कीजिए और जो भी टॉप से टॉप कंपटीशन वाला एग्जाम है, यूपीएससी, बीपीएससी, इसमें कंपटीशन दीजिए और आगे बढ़िए और पूरे देश का नेतृत्व कीजिए। कुछ युवा है जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको लेकर क्या आपकी विचारधारा है? उसमें हमारा एक यही सलाह है कि खूब पढ़ लें, तब राजनीति में आने के बारे में सोचें। इसलिए कि अब राजनीति में जो है पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, जो देश को खूब अच्छी तरह से समझे, विश्व को अच्छी तरह से समझे, बिहार को अच्छी तरह से समझे और अपने जिलों को अच्छी तरह से समझे, तभी वो अच्छा कोई राजनीति ले आ सकता है। इसलिए पहले लोग पढ़ें। 10 साल बाद आप अपने क्षेत्र को कैसे देखना चाहते हैं? 10 साल बाद हम एकदम मैंने कोई भी जो बुनियादी जो चीज़ है वो कोई छूटा नहीं, 10 साल में कोई छूटे नहीं, सब चीज़ हम चाहेंगे कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में ये सब कुछ जो हम आपको गिनाए वो समाप्त हो जाए, कुछ बचे तो अगले 5 साल में समाप्त हो जाए, नए लोग आए तो वहाँ से आगे के बारे में सोचें। अच्छा सर, यदि राजनीतिक से आपको 1 महीने की छुट्टी मिले तो आप क्या करना चाहिएगा? तो हम पढ़ना चाहेंगे। इसलिए पढ़ना चाहेंगे ताकि हमें बहुत कुछ देश दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो आप जैसे पत्रकार लोग जब हमसे मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पढ़ें, ताकि कल के दिन देश दुनिया के बारे में हमसे कुछ जानकारी हासिल करें तो अच्छा समझ मेरे पास हो जाएगा। तो जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम पढ़ना चाहेंगे। अभी खाली समय जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं? गाने सुनना पसंद है आपको? कोई बॉलीवुड ऐसा सॉन्ग जो आपको पसंद हो सुनते हो? खाली समय मिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब राजनीतिक में नहीं थे, जब आप यंग होंगे, उस समय कोई ऐसा सिंगर हो जिसका गाना सुनना आपको पसंद हो? जैसे बहुत पुराने सिंगर है, जैसे किशोर कुमार है, तमाम ऐसे सिंगर है बॉलीवुड के, कोई गाना ऐसा जो आप सुनना पसंद करते हो? जैसे गाना के लिहाज से कहिए तो हम थोड़ा सा मूवी के शौकीन थे। कौन से एक्टर है जो आपका फेवरेट है? तो मूवी के शौकीन थे तो उसमें मेरा फेवरेट एक्टर एक ही थे, अमिताभ बच्चन। और फेवरेट गायक एक ही थे, किशोर कुमार को सभी गीत पसंद करता है। सभी गीत उनका पसंद है। आजकल के भी जो युवा लोग हैं वो भी सुनते हैं उनके गाने। जी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने सुनते हैं आप? नहीं, वो हमको नहीं अच्छा लगता है, इसलिए कि उसमें थोड़ा सा फुहड़पन ज़्यादा है। आपको लगता है कि सेंसर बोर्ड लगना चाहिए भोजपुरी गाने पे? अब तो सरकार इस पर विचार करे, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा
माने फूहड़पन ज़्यादा है। भोजपुरी के कहते हैं पावर स्टार है पवन सिंह जी, जी। उनको पार्टी ने अभी एमएलसी बना दिया है, उसको लेकर क्या कहिएगा आप? अच्छा बात है, अगर राजनीति में आए हैं तो उनका स्वागत है, और तय बात है कि यहाँ आएंगे तो जो हम लोगों का जो परिवेश है तो इसमें ढल जाएंगे। और बीजेपी के माने बीजेपी से वो एमएलसी बने हैं, तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें एक कल्चर भी है, माने उन लोगों का अपना नेटवर्क बहुत मजबूत है। तो वो लोग जो उनकी जो कुछ कमी कमजोर रहेगी तो पार्टी अपना वो ठीक कर लेगी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एक और सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके बेटे हैं दीपक प्रकाश कुशवाहा जी, उनको पंचायती राज के मंत्री बना दिया जाता है और लास्ट में उनको एमएलसी के टिकट नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उनके साथ गद्दारी की? नहीं, इस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, इसलिए कि वह जो है माने बीजेपी का आंतरिक मामला है और उसमें गद्दारी शब्द कहना ठीक नहीं है, इसलिए कि उसी पटिया के बदौलत बीजेपी के मदद से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद हैं और दीपक प्रकाश जी मंत्री हैं। तो क्या वो लंबे समय तक मंत्री रहेंगे? तो वो तो अभी जब तक हैं तब तक वो यह चर्चा ही बेकार है। इसलिए बेकार है कि अभी हम लोग माने ये क्यों सोचते हैं कि नहीं रहेंगे। नहीं, विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि जब वो किसी चीज से चुनाव लड़े ही नहीं है तो मंत्री किस बदौलत है, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे। जो संविधान में एक नियम है उस नियम के तहत हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस दिन उसकी अवधि समाप्त होगी उसके पहले किसी सदन का मेंबर बन जाए। अच्छा। जब नहीं बनेंगे तब इस पर हम लोग बात करेंगे, अभी इस पर कोई बात करना कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बीमारी राज्य को विकसित राज्य के श्रेणी में अग्रसर कर उन्होंने नेतृत्व जो है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में दे दिया, यही अंतर है। अच्छा, तो दोस्तों ये थे जिलादाई के जदयू विधायक विषम प्रताप कुशवाहा जी। इनसे आज हमने हर एक मुद्दे पे खुल के बात की है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगला गेस्ट कौन होना चाहिए।